हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी सीए में इंटर की एफएम की क्लास का रिवीजन डे सेकंड। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमने कल किया था उससे आगे ऑब्वियसली। तो हमारा जो फर्स्ट डे था हम पहले उसे रिवाइज करेंगे और फिर जानेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट डे क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फर्स्ट डे कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने जाना था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल होता है। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें इक्विटी था, प्रेफरेंस था, रिजर्व एंड सरप्लस था, लॉन्ग टर्म डेट था। और फिर हमने जाना ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन था ईपीएस का, अर्निंग्स पर शेयर का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज ईवीआईटी, लेस इंटरेस्ट करेंगे पीबीटी आएगा, लेस टैक्स करेंगे पीएटी आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देना तो बच जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसे डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा क्या, अर्निंग्स पर शेयर। ओके, फिर हमने कुछ केसेस लिए थे और वहां पर ईपीएस को जाना था। ईपीएस कैलकुलेट करना हमारा केवल पर्पस नहीं था, हमारा पर्पस था आखिर ईपीएस में चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो हमने इसे सीखा था वी आर अर्निंग वी आर पेइंग के थ्रू, कि हम कमा कितना रहे हैं, हम पे कितना कर रहे हैं। अगर हम कमा रहे हैं ज्यादा और पे कर रहे हैं कम, पे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, तो दैट मीन्स उनके पैसे पे जो आपने बचाया, जो एक्स्ट्रा अर्निंग की, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की ईपीएस को बढ़ा देगा। और अगर आपने पे ज्यादा किया है, अर्निंग्स कम की है, तो यस, ये आपकी ईपीएस को डाउन कर देगा। ये हमने सारा देखा था। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखो देखो। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं यहाँ पर, एग्जिस्टिंग 25,000 शेयर्स हो गए हैं, 25,000 शेयर्स। मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख थ्रू, अब 20 लाख रुपए मैनेजमेंट और रेज करना चाह रहा है। अब वो सोच रहा है कि ये मैनेजमेंट क्या, कि ये 20 लाख रुपए और कहां से रेज किए जाए। पहला ऑप्शन है सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज कर लिया जाए, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए इक्विटी से, 10 लाख रुपए 8% डिवेंचर से रेज किया जाए, तीसरा ऑप्शन है 5 लाख इक्विटी 15 लाख डेट से रेज किया जाए, और चौथा ऑप्शन है 10 लाख रुपए इक्विटी और 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से रेज किया जाए। ओके, एक्सपेक्टेड ईवीआईटी कितना है सर, एक्सपेक्टेड ईवीआईटी है 8 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मतलब पैसा रेज करने के बाद, अभी आपका कैपिटल कितना 25 लाख, पैसा रेज करने के बाद कितना हो जाएगा 45 लाख, 45 लाख। तो इस 45 लाख पे आप कितना कमाएंगे, ईवीआईटी 8 लाख रुपए, टैक्स रेट 30% है। सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, तो सिंपली आपको इसमें ईपीएस कैलकुलेट कर देना था, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इसे आप इजीली कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रख रखा है। जहां पे डिवेंचर्स हो अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इंटरेस्ट दे देना, जहां पे प्रेफरेंस शेयर हो तो डिविडेंड दे देना। बस एक चीज का ख्याल रखना, क्या, जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन में, तब क्या होगा, टोटल कितने शेयर से डिवाइड होगा सर, 25 और 20 45, नो, 25,000 का ध्यान रखना, फिर हर ऑल्टरनेटिव को अलग अलग देखना। अगर इसमें आप 20,000 शेयर इश्यू कर रहे हो तो 25 और 20 45,000 से डिवाइड कर देना। अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर रहे हो, मतलब 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हो, तो 25 और 10 35,000 शेयर से डिवाइड कर देना, एंड सो ऑन। चलिए, तो जहां पर ईपीएस हाईएस्ट आएगा, जैसे कि मेरा ईपीएस यहाँ पर आ रहा है सबसे ज्यादा 15.52, ऑल्टरनेटिव 3, तो मैं डिसीजन क्या दूंगा कि सिंस ईपीएस इज हाईएस्ट एट ऑल्टरनेटिव 3, सो कैपिटल शुड बी रेज टू इक्विटी 5 लाख एंड 9% डेट 5 लाख। ओके, यही था ऑप्शन, बिल्कुल सॉरी, 5 लाख इक्विटी है और 15 लाख डेट है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे सही कर लेना, 5 लाख इक्विटी और 15 लाख का डेट, बिल्कुल। चलिए, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पार्थ, कंपनी है पार्थ, कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग दे रखा है, एग्जिस्टिंग मतलब इक्विटी शेयर्स है, रिटेन अर्निंग्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, मतलब इस बार आपको एग्जिस्टिंग क्या क्या कंसिडर करना है, आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कंसिडर करने हैं 40,000 का, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी कंसिडर करना है, 25 लाख रुपए ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रखे हैं, 25 लाख का 8% होता है 2 लाख रुपए, और एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स आपके हैं 15 लाख, 15 लाख पे 8% बनता है 1,20,000 रुपए। ओके, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे जब आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे।
कंपनी कमाती है अपनी कैपिटल पे 12%, अभी हाल फिलहाल इसकी कैपिटल है 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे 12%, 12 लाख होता है। लेकिन जैसे ये 50 लाख रुपए और रेज कर लेगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 50 लाख रुपए, और उस पे 12% कमाएगी कितना, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपीज। तीन सोर्सेज हैं आपके पास, या तो इक्विटी से पैसा रेज कर लो, या प्रेफरेंस से, या डिवेंचर से। जैसा भी केस होगा, इक्विटी से पैसा रेज करते हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे मतलब पहले 40,000 ऑलरेडी थे, 40,000 और करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 80,000 हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर आप प्रेफरेंस शेयर से करते हो तो अब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, कितना, 50 लाख रुपए का 9%। तो जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जा रहा है वो तो तीनों अल्टरनेटिव्स में जाएगा, लेकिन न्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड जाएगा वो केवल सेकंड अल्टरनेटिव में जाएगा। और उसके बाद अगर आप डिवेंचर से पैसा रेज करते हैं, थर्ड अल्टरनेटिव, तो जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स पे वो तो सबको देना है, लेकिन न्यू डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो केवल थर्ड अल्टरनेटिव में जाएगा। इससे आपका ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन में खास बात थी पीई रेशियो गिवन था, और अब पूछा है बताइए कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो जब भी पीई रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो तो हमेशा आंसर एमपीएस के बेसिस पर करना। सर एमपीएस कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ईपीएस इंटू पीई रेशियो, दैट इज एमपीएस। पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब आप अगर 1 रुपए कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपका मार्केट में रेट 8 रुपए है, शेयर का प्राइस 8 रुपए है, दैट मीन्स पीई रेशियो हो गया 8 टाइम्स। पीई रेशियो कितना हो गया, 8 टाइम्स। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन एक और देखना, आगे चल के काम भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मार्केट में 8 रुपए है, मतलब अगर आज मैं शेयर में इन्वेस्ट करूं तो 8 रुपए देने पड़ेंगे, और मैं हर शेयर पे कमाई कितनी करूंगा, 1 रुपए। तो देखा जाए तो हर 8 रुपए इन्वेस्ट करके मैं 1 रुपए का कमाई करने वाला हूं, मतलब मेरा रिटर्न 12.5% रहने वाला है। तो पी रेशियो को इस तरीके से भी इंटरप्रेट किया जाता है। खैर हाल फिलहाल पी रेशियो मतलब एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो बस ईपीएस इंटू पी रेशियो कर दीजिए, आपके पास एमपीएस आ जाएगा। ओके, और जहां पर आपका एमपीएस सबसे ज्यादा हो वही बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। जैसे यहाँ पर 274.55, तो इट इज बेटर टू रेज मनी फ्रॉम 40,000 इक्विटी शेयर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, सर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है, ये ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल होता है जहां पर ईपीएस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। मतलब क्वेश्चन वाला क्या करेगा, आपको दो अल्टरनेटिव्स देगा और आपसे पूछेगा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बता दीजिए, या पूछेगा ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बता दीजिए। ठीक है जी, तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए, या ऐसा ही पूछ ले लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज सेम, वो लेवल बता दीजिए, तो क्या होगा। तो सिंपली हमें दोनों अल्टरनेटिव्स की ईपीएस को सेम रखना है, और वो जो ईपीएस की कैलकुलेशन आपने लास्ट लेक्चर में, हमारे फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी, उसी ईपीएस की कैलकुलेशन को फॉर्मूला शेप दे देना है। वहां क्या सीखा था, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो क्या आ रहा था, पीबीटी, पीबीटी में से लेस टैक्स करना तो पीएटी आ रहा था। लेस टैक्स करने की बजाय आप इंटू 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स रेट भी कर सकते हैं। 1 माइनस टैक्स रेट करोगे, कल सिखाया था, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, जो अमाउंट आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो दिया जाने वाला डिविडेंड है उसे लेस कर दो, डिवाइडेड बाय कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। तो दोनों, एक फॉर्मूला शेप दिया, दोनों अल्टरनेटिव्स के सारे डेटा हम पुट करेंगे, ईबीआईटी हमें कैलकुलेट करना होगा, बाकी सारे डेटा आप यहाँ पे पुट करेंगे और ईबीआईटी का आंसर पता कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, 10 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर रहे हो, 5 लाख रुपए इक्विटी से और 5 लाख रुपए डिवेंचर, मतलब मेरा पहला अल्टरनेटिव है 10 लाख रुपए इक्विटी पूरा का पूरा, और दूसरा अल्टरनेटिव है 5 लाख इक्विटी से और 5 लाख 15% डिवेंचर से रेज करना। अब टैक्स रेट 30% दोनों अल्टरनेटिव में सेम है, फेस वैल्यू शेयर का कितना है, 100 रुपए सेम है। फाइंड आउट द ईबीआईटी लेवल वेयर ईपीएस इज सेम इन बोथ अल्टरनेटिव्स। तो आप यहाँ पर दोनों ईपीएस को इक्वल रखना, ईपीएस 1 इक्वल्स टू ईपीएस 2, फॉर्मूला पुट करना। जहां जहां, जैसे फर्स्ट केस की मैं बात करूं, यहाँ ना तो कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ना ही कोई यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, तो इंटरेस्ट जीरो रहेगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी जीरो रहेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, 10,000, 10,000। ऐसे दूसरे केस की बात करूं तो 5 लाख का 15% कितना, 75,000 का इंटरेस्ट रहने वाला है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000 रहने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है नहीं तो जीरो रहने वाला है।
तो इससे जब आप पूरा सॉल्व करेंगे आपके पास ईवीआईटी का वो अमाउंट आ जाएगा चाहे जिसमें आप ईपीएस ऑल्टरनेटिव 1 से पैसा रेज करें चाहे ऑल्टरनेटिव 2 से पैसा रेज करें, आपका ईपीएस सेम रहेगा। चलिए डन, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 होगा और ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी होंगे। ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, ठीक है ना, आप इसे भी देख सकते हैं। सर शॉर्ट ट्रिक क्या है? मैंने कहा देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए और ऐसा मुझे मिल जाएगी एक तरफ इक्विटी और एक तरफ इक्विटी प्लस डेट हो, तो मैं बड़ा आसान सा शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा यहाँ पर और देखूंगा टोटल कैपिटल कितना, 10 लाख रुपए, चाहे अल्टरनेटिव 1 चाहे अल्टरनेटिव 2, टोटल कैपिटल तो सेम रहेगा। बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख इंटू 15% किया, आ गया ईबीआईटी कितना, 150। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट ट्रिक अगर मैं देखूं एक तरफ इक्विटी और दूसरी तरफ इक्विटी और प्रेफरेंस हो, तो शॉर्ट ट्रिक क्या काम करेगा, इसमें काम करेगा कि टोटल कैपिटल कितना है 15 लाख रुपए इनटू इंटरेस्ट रेट, नहीं यहाँ पे क्या है डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड रेट, लेकिन डिविडेंड तो तुमने कल सीखा था, डिविडेंड तो टैक्स सेविंग, अब इसमें किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता, इसका मतलब ये जो 14% है वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है, मुझे इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है। बिफोर टैक्स में क्यों कन्वर्ट करना है सर, मुझे ईबीआईटी का लेवल पता करना है ना, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिफोर टैक्स है, तो भैया ये भी मेरे को कॉस्ट भी कैसी देखनी है, बिफोर टैक्स है, तो 15 लाख इंटू, अगर मैं 14% को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करूंगा तो 14 डिवाइडेड बाय 0.7 कर लीजिए, दैट इज 20%, और 15 लाख इंटू 20% का आंसर कितना आएगा, 3 लाख रुपए। तो ये दो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, केस 1, केस ए और केस बी। चलिए अब एक और क्वेश्चन है जिसमें अल्टरनेटिव 1 10 लाख रुपए है, इक्विटी है पूरा का पूरा, अल्टरनेटिव 2 में 5 लाख इक्विटी है, 2 लाख का डिबेंचर्स है और 3 लाख का प्रेफरेंशियर्स है, डेट भी है और प्रेफरेंशियर्स भी, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फॉर्मूला पुट करना है और ईबीआईटी कैलकुलेट कर लेना है। तो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर देंगे। फिर एक्चुअली आपको समझाने के लिए, ऑब्वियसली रटाते नहीं समझाते हैं, तो समझाने के लिए हमने क्या किया, आपसे ईपीएस कैलकुलेट करवाया अलग अलग ईबीआईटी लेवल पे, अलग अलग ईबीआईटी लेवल पे। सबसे पहले देखो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या आया, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस आया 1,50,000। तो हमारे अकॉर्डिंग 1,50,000 की ईबीआईटी में चाहे अल्टरनेटिव 1 हो चाहे अल्टरनेटिव 2, आपका ईपीएस सेम रहने वाला है। तो चेक कर लो 1,50,000 की ईबीआईटी पे दोनों अल्टरनेटिव में ईपीएस वाकई सेम आ रहा है, दैट मींस कांसेप्ट हमारा पूरा स्ट्रांग है, बढ़िया से है, एकदम क्लियर है। अच्छा अब बात आती है सर, अगर ईबीआईटी इंक्रीज हो जाए 1,50 से इंक्रीज होकर 2 लाख हो जाए, तो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा। देखो अगर ज्यादा कमाओगे, अगर अर्निंग ज्यादा करोगे तो पे करने में जोर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा सर, पे करने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा। तो फिर मेरे पास अल्टरनेटिव ये वाला बेस्ट रहेगा, कौन सा वाला, 2 वाला। क्यों, मुझे पे करने में जोर नहीं आएगा ना, मेरे को फाइनेंस कॉस्ट बर्डन नहीं दे रही है, मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूँ। सर ज्यादा आपको कैसे पता चला ज्यादा कमा रहा हूँ, अरे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जो है 1,50,000 की जो ईबीआईटी है, यहाँ पर तो मेरा अर्निंग रेट जितना मैं कमा रहा हूं और मेरा जो पेइंग रेट है वो बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है सर। जितना कमा रहा हूं वो सारा का सारा किसको दे रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और डिवेंचर होल्डर्स को दे रहा हूं। इसीलिए तो मेरा ईपीएस क्या है, सेम है दोनों अल्टरनेटिव में, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल इक्विटी का केस था, यहाँ पे प्रेफरेंस और डिवेंचर भी शामिल किया, तो दोनों में सेम क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स के पैसे पे जो भी कमा रहा हूँ वो सारा उन्हीं को दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके तो ईपीएस सेम आ गया। ओके बढ़ा, ईबीआईटी 2 लाख हो गया, बढ़ जाए अर्निंग बढ़ जाएगा तो भैया पे करने में हमको जोड़ नहीं आने वाला, इसलिए अल्टरनेटिव 2 बेस्ट हो जाएगा। और अगर ईबीआईटी कम हो जाए तो भैया फिर तो दिक्कत हो गई ना, पे तो करना पड़ रहा है, अर्निंग्स कम हो जाएगी, तो बेटर है कि खुद के पैसे से काम किया जाए, तो इसलिए अल्टरनेटिव 1 ऑल इक्विटी बेस्ट रहा यहाँ पर। खैर ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया जिससे दिमाग खुलता है और एक नई चीज आपको पता चलती है। चलिए अब देखो, ओके यही सीखने के लिए तो मेरे पास आते हो, कुछ नया सीखोगे, नया सीखोगे, नया जानोगे, होशियार बन जाओगे। चलो अब भी देखो फटाफट से, अब भी नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल बीईपी, फाइनेंशियल बीईपी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये क्या होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज जीरो, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज जीरो। पहले वाला क्या था, वो था लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज सेम, सेम है वो अंडर बोथ अल्टरनेटिव, दो अल्टरनेटिव दिया हुआ मिलेगा, आपका ईपीएस आपको सेम मिले, इसके लिए ईबीआईटी कितना होगा ये बताना है। अच्छा सर जरूरी है क्या कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हो ही हमेशा,
नहीं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं क्या कि सर मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है जहां पे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस आता ही नहीं, ईबीआईटी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाते हैं, ईबीआईटी नॉट इक्वल टू वगैरह, ईबीआईटी वैल्यू कैंसिल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो वहां पे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस होता ही नहीं है। सर ऐसा क्यों होता है? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस तो कट ऑफ पॉइंट होता है ना, जहाँ पे दोनों सेम है और उससे ऊपर ईबीआईटी हुआ तो कोई और अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, उससे कम ईबीआईटी हुआ तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, ठीक है ना। मान लो अगर ईबीआईटी बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर ईबीआईटी बढ़ाया 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख किया तो अल्टरनेटिव 2 बेस्ट आ गया, और कम किया तो अल्टरनेटिव 1 बेस्ट आ गया, और बीच में है ये कट ऑफ पॉइंट ईबीआईटी 1,50,000 है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका कट ऑफ पॉइंट कुछ होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता सर? मान लो एक एग्जांपल दूं आपको, सिंपल सा देखना, इक्विटी आप 5 लाख से रेज कर लो और 9% डेट, ये पहला ऑप्शन है आपके पास 5 लाख रुपए, और दूसरा है मान लो इक्विटी 5 लाख रुपए से रेज कर लिया और दूसरा ऑप्शन है मान लो 10% डेट, कितना? 5 लाख। तो अब इस केस में कभी भी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस तब होता है जब किसी लेवल पे दोनों सेम रहे, ये किसी भी लेवल पे सेम नहीं रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला अल्टरनेटिव हमेशा ही दूसरे वाले अल्टरनेटिव पे भारी पड़ने वाला है, भारी इन द सेंस सस्ता पड़ने वाला है। अरे अपने लिए सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट कम है, तो चाहे तुम कितना भी ईबीआईटी कमा लो, 1 रुपए से लेकर लाखों करोड़ों कमा लो, तुम्हारा यही फर्स्ट वाला अल्टरनेटिव ही बेस्ट रहेगा इन एनी केस। कभी भी ये सेकंड वाला अल्टरनेटिव बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस भी हमारे सामने आ जाती है, तो वहां लिखना होगा देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। चलिए, तो वहां पर तो था लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज सेम। यहां पर क्या है? यहां पर है लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज जीरो। ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस क्या है? जीरो है। ओके, हम कितना ईबीआईटी कमाए कि हमारा ईपीएस क्या रह जाए? जीरो। ईपीएस जीरो मतलब ईपीएस जीरो कब रहेगा? जब इतेश जीरो रहेगा। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर जीरो रहता है तो ईपीएस भी जीरो ही आना है। तो मतलब मेरे को ये देखना है कि मैं कितना ईबीआईटी कमाऊं कि मेरा इतेश जीरो आ जाए। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हालांकि फाइनेंशियल बीपी और बीपी में कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए मैंने आपको बीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख कर दिया है। बीपी क्या होता है? सर कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है ना, उसी बीपी की बात बता रहा हूं। तो वहां पे आप पढ़ते हैं बीपी मतलब लेवल ऑफ सेल्स, वहां पे आप सेल्स पता करते हैं, वेयर ईबीआईटी इज जीरो। ईबीआईटी इज जीरो, वहां पे आप सिर्फ इतना सा करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट। हम एफएम के अंदर इस प्रॉफिट को ही ईबीआईटी बोलते हैं, और इसके आगे की कहानी हम बताते हैं जी। ओके, तो ईबीआईटी, तो बीपी क्या हुआ सर? लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज जीरो, वेयर ईबीआईटी इज जीरो। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? बीपी इन वैल्यू और बीपी इन यूनिट्स। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, करोगे तो वैल्यू में आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो यूनिट्स में आ जाएगा। ये तो हुआ फॉर्मूला की बात। अब हम तो समझते हैं ना, तो समझो जरा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। मुझे ईबीआईटी जीरो रखना है, निल रखना है, और आपको डेटा दे रखा है क्या? हमारी सेल्स होती है 10 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए पर यूनिट। ओके, अब मैं कितना यूनिट सेल आउट करूं कि मेरा ईबीआईटी क्या हो जाए? जीरो रह जाए। अच्छा, कितना यूनिट्स? अब यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा? देखो, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 40,000। तो एक काम देखो, अगर फिक्स कॉस्ट 40,000 है तो मेरे को उसके लिए कंट्रीब्यूशन भी, मेरा मैं चाहता हूं ईबीआईटी जीरो रहे, तो मैं उसके लिए कंट्रीब्यूशन भी कितना कमाऊंगा? 40,000 कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? बिल्कुल कमाऊंगा, तभी फिक्स कॉस्ट 40,000 कवर करके मेरा ईबीआईटी जीरो आ जाएगा। अब 40,000 का कंट्रीब्यूशन मुझे कमाना है, आप बोल रहे हैं कि एक यूनिट पर 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, तो कितना यूनिट्स मैं सेल आउट करूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन 40,000 आ जाएगा? तो 10,000 यूनिट्स अगर मैं सेल आउट करता हूं तो उस पर 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन होगा और मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ सेल्स कितना रहने वाला है सर? 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट कितना रहने वाला है? 10,000 इंटू 6, 60,000 रुपए। मेरे को मेरा बीपी मिल गया 10,000 यूनिट्स पे, मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। और अगर बीपी इन वैल्यू हो गया तो ये लो जी 1,00,000 रुपए हो गया। सर इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे 1,00,000 को? ये बताओ ना, फिक्स कॉस्ट अच्छा ये फॉर्मूला पहले वापस बताओ, ये सब फॉर्मूला इससे रिलेट कराओ। आप क्या बोले? आप तो 40,000 डिवाइड बाय 4 किए, कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल में डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किए, और फॉर्मूला इधर लगाते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने कहा भाई बीईपी के केस में मेरा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर रहेगा? मेरा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर आएगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर। इसीलिए फॉर्मूला लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन होता है फिक्स कॉस्ट का।
तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, दूसरा लॉजिक ये होता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आप वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट को देखने के बाद ही आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब आपको फिक्स कॉस्ट और कवर करना है, तो फिक्स कॉस्ट 40,000 है, उसको कवर करने के लिए 4 रुपए पर यूनिट आप कमाते हैं, तो 10,000 यूनिट्स में आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। ओके, चलिए सर ये बताओ, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाला भी बताओ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब यहां पर देखो, 10 रुपए का आपका सेल्स पर यूनिट है, 6 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब मैं कहूंगा 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो है, और कंट्रीब्यूशन कितना है? 40%। ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ही पीवी रेशियो होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो मैं 40% कंट्रीब्यूशन कमाता हूं, और मुझे 40,000 की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए 40,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। 40,000 का कंट्रीब्यूशन 40% के बराबर ऑब्वियसली, तो पूरी सेल्स कितनी होगी? 1,00,000 रुपए की सेल्स होगी कि नहीं होगी? तो 40,000 को अगर मैं 40% से डिवाइड कर दूं तो पूरा 1,00,000 रुपए आ जाएगा। ओके, ये आ गया बीपी इन वैल्यू। चलिए, तो बीपी सीख गए सर। फाइनेंशियल बीपी क्या? फाइनेंशियल बीपी होता है लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज जीरो, वेयर ईपीएस इज जीरो। अच्छा, उसके आगे की कहानी, बिल्कुल आगे की कहानी, जैसे कि एक एग्जांपल देखना। फॉर्मूला तो यहाँ पे दे रखा है मैंने, फाइनेंशियल बीपी इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। बट इसको समझते हैं, सुनो। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ईपीएस जीरो रखना। ईपीएस जीरो रखना बोले तो इतेश जीरो रहेगा, तो ईपीएस अपने आप जीरो रह जाएगा। इतेश जीरो रखना है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तुमको दे रखा है कि तुम कितना पे करते हो, 7,000, तो तुम्हारा पीएटी भी कितना होगा? तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुमको कितना कमाना पड़ेगा? 7,000, तभी तो तुम्हारा इतेश जीरो आएगा। ओके, अब मेरे को देखना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 7 है तो पीबीटी कितना कमाना होगा तुमको। मैंने कहा पीबीटी तो कैलकुलेट करना आता है, आपने सिखाया था। किसी भी अमाउंट को अगर बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना हो तो उसे 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 7,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना? 1 माइनस 0.30। तो 7,000 डिवाइड बाय 0.7 करोगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। ओके जी, ये लो जी 10,000 रुपए पीबीटी, लेस टैक्स 30%, ये लो जी 3,000, तो आ जाएगा पीएटी कितना? 7,000। ओके, नाउ पीबीटी 10,000 है, इंटरेस्ट 5,000 है, तो ईबीआईटी कितना होगा? 15,000। इसका मतलब अगर मैं ईबीआईटी 15,000 कमाता हूं तो मेरा इतेश जीरो आएगा, दैट मींस ईपीएस जीरो आ जाएगा। तो यही है वो लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज जीरो, और यही है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर करने का बोलता है। यहां आपको इतना कमाना है कि आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो जाए। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इसीलिए इसका फॉर्मूला ये बना, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। सर अपॉन 1 माइनस टी क्यों कर रहे हैं? अरे भैया फाइनेंशियल बीपी में तुम क्या पता करते हो? लेवल ऑफ ईबीआईटी। ये बिफोर टैक्स है तो ये कॉस्ट भी हमको बिफोर टैक्स देखनी होगी। तो इंटरेस्ट कितना? अरे सर इधर नहीं लिखो, फिर इतने जहां प्रॉपर जगह है वहां पे दिखाओ। चलो यहीं देख लो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना? 5,000 रुपए। ओके जी, इंटरेस्ट कितना? 5,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना? 7,000। 7,000 को तुम्हें क्या करना है? बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स होता है ना, तो उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो। नाउ 5,000 प्लस 10,000 दैट इज 15,000। ये हो गया है आपका फाइनेंशियल बीईपी, फाइनेंशियल बीईपी। ओके, और यही वाला एग्जांपल मैंने आपको यहां पर भी लिख कर दे रखा है। इंटरेस्ट 5,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 7,000, टैक्स रेट 30%, कैलकुलेट फाइनेंशियल बीईपी, आंसर इज 15,000। चलिए डन है, कंप्लीट है, बिल्कुल सर कंप्लीट है। ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा लिवरेज। तो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट करवा दिया है। अभी तक हमने थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, वो हम उसे आगे पढ़ेंगे। मैंने बोला ना मेरा फिक्स ऑर्डर है, तो हम उसे आगे पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे सर? लिवरेज कंप्लीट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट कर लेंगे, और डिविडेंड पॉलिसी भी पढ़ लेंगे। उसके बाद थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का नंबर आएगा। तो अगर किसी ने कहीं से पढ़ रखा है तो टेंशन मत लेना, सर आधा पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में पढ़ाया जाएगा क्योंकि उनका ऑर्डर बाद में है। ठीक है जी, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में लीवरेज वगैरह पढ़ेंगे। तो एफएम की 2 क्लासेस अभी तक हो गई हैं। आगे की क्लासेस अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा, मैं आगे की क्लासेस भी आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाता रहूंगा। कमेंट एक रिक्वायरमेंट है मेरी, प्लीज अच्छा लगे तो वाकई में कमेंट करना। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और
और स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड